हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, मैं रूबी शर्मा। आज मैं आपके लिए IIBF एग्ज़ाम से संबंधित 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, जो IIBF के एग्ज़ाम के लिए तो कंपलसरी हैं ही, साथ ये रैप एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप इन 100 क्वेश्चंस आंसर्स को ध्यानपूर्वक देखते हैं और याद कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा आप उसको ज़रूर पास कर पाएंगे। यानी ये जो वीडियो मैंने बनाया है और इसके जो 100 क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में बिल्कुल यही पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का क्लास या वीडियो, जो भी कहें। तो आज का पहला प्रश्न है, किस ब्याज दर पर 2500 रुपये सरल ब्याज पर 4 वर्ष में रुपये 3300 हो जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ब्याज की दर पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 5%, 6%, 8% और 10%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8%। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्याज की दर पूछी जा रही है, यानी जो मूलधन है वो बताया गया है, वो समय बताया गया है और साथ ही साथ मिश्रधन भी बताया गया है। और आपको क्या बताना है, इसमें ब्याज की दर बताना है। दूसरा प्रश्न है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? ऑप्शन है, यह एक ऐसी दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों को बैंकों को बेचता है, या यह एक ऐसी दर है जिस पर RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, या फिर यह एक ऐसी दर है जिस पर RBI बाजार में छोटे ऋण की अनुमति देता है, या यह एक दर है जो बैंकों द्वारा अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों या प्रधान ग्राहकों को दी जाती है। तो रेपो रेट एक ऐसी दर है जिस पर RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। यानी कौन खरीदता है? RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। तीसरा प्रश्न है, बैंक खाते में पैसे की बचत, बैंक खाते में पैसे की बचत उन खातों में निवेश करने का अवसर प्रदान करने पर जमा पर ब्याज दर का भुगतान करते हैं। यानी जमा पर कितना ब्याज दर का भुगतान करते हैं? ऑप्शन है उच्च, कम, नहीं या दोहरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उच्च, यानी जमा पर उच्च ब्याज दर का भुगतान करते हैं। अगला प्रश्न है, ATM। ATM आपने देखा होगा, सुना होगा, ATM का यूज भी किया होगा। ATM निम्नलिखित में से किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन है नगद निकासी, खाता जांच, लेखा जोखा की जांच या ऊपर के सभी। तो ATM के द्वारा खाता निकासी भी की जाती है, खाता जांच भी की जाती है, लेखा जोखा की जांच भी की जाती है। यानी आंसर क्या है? आंसर है ऊपर के सभी, यानी जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वे सब सही हैं। अगला प्रश्न है, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी को बनाए यानी तरलता को बनाए रखने के लिए RBI जिस शॉर्ट टर्म में कमर्शियल बैंक को लोन देता है वह ब्याज दर किसके नाम से जानी जाती है? यानी किसके नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ब्याज दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट या फिर बैंक दर। तो आंसर हो जाएगा रेपो दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा बाजार साधन है? निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा बाजार साधन है? ऑप्शन है, यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं जिसमें से बताना है कि कौन से कथन सही है और कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन है ट्रेजरी 8% 2011, दूसरा राष्ट्रीय बचत पत्र, तीसरा जमा का 3 महीने का प्रमाण पत्र, चौथा परिपक्वता के लिए 7 दिनों के साथ एक ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी का 14 दिवसीय पुनर्खरीद समझौता 8% 2007। तो यहाँ देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुद्रा बाजार के साधन कौन कौन से हैं? एक तो है जमा का 3 महीने का प्रमाण पत्र, दूसरा परिपक्वता के लिए 7 दिनों के साथ एक ट्रेजरी बिल, और
पांचवा, ट्रेजरी का 14 दिवसीय पुनर्खरीद समझौता 8% 2007। अगला प्रश्न है सत्य या असत्य बताना है, यानी एक की पंच ऑपरेटर का काम कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के समान होता है, सही है या गलत? तो ये असत्य है, यानी एक की पंच ऑपरेटर का काम कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के समान नहीं होता। अगला प्रश्न है पीएमजेडीवाई में गारंटी कवर की सीमा क्या है? ठीक है, ऑप्शन है डिफॉल्ट राशि का 60% तक, डिफॉल्ट राशि का 80% तक, डिफॉल्ट राशि का 90% तक, या फिर डिफॉल्ट राशि का 100% तक। तो आंसर है डिफॉल्ट राशि का 60% तक, यानी 60% तक। ये गारंटी कवर की सीमा है 60% तक। अगला प्रश्न है बीएसबीडी खाता खोलते समय न्यूनतम जमा की आवश्यकता क्या है? कितना, मतलब क्या आवश्यकता होनी चाहिए न्यूनतम जमा की? ऑप्शन है 100 रुपये, कोई न्यूनतम जमा की आवश्यकता नहीं है, 1000 रुपये या 500 रुपये। तो यहाँ पे आंसर देख रहे हैं बीएसबीडी खाता खोलते समय न्यूनतम जमा की राशि की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है 500 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर है, यानी 500 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके साइन होते हैं? यहाँ ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, या इनमें से कोई नहीं। तो 500 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, उनका साइन होता है। अगला प्रश्न है बैंक डैश के लिए ऋण प्रदान करता है, यानी किस चीज के लिए ऋण प्रदान करता है? होम यानी घर के लिए, गाड़ी या शिक्षा, या ऊपर के सभी। तो बैंक जो है वो सभी के लिए ऋण प्रदान करता है, नहीं होम लोन भी देता है, गाड़ी के लिए भी लोन देता है, और शिक्षा के लिए एजुकेशन के लिए भी लोन देता है। तो आंसर है ऊपर के सभी, यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी डी। अगला प्रश्न है सत्य या असत्य, क्वेश्चन नंबर 13। डिजिटल वित्तीय सेवाएं इंटरनेट जैसी नई तकनीकों के माध्यम से लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी का विस्तार नहीं करती है, सत्य है या असत्य? तो आंसर है असत्य, यानी डिजिटल वित्तीय सेवाएं इंटरनेट जैसी नई तकनीकों के माध्यम से लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी का विस्तार नहीं करती, ये असत्य है, यानी ऐसा करती हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई क्या है? जीवन बीमा को रुपये 2 लाख तक बढ़ाता है, या दुर्घटना बीमा कवर, या फिर दोनों, यानी ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वह जीवन बीमा को रुपये 2 लाख रुपये तक बढ़ाता है। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, ओपी भट्ट, प्रदीप चौधरी, या चंदा कोचर। तो अभी भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है अरुंधति भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है जीडीपी अपस्फीति की गणना, जीडीपी अपस्फीति की गणना डैश के रूप में की जाती है, किस रूप में की जाती है जीडीपी अपस्फीति की गणना? ऑप्शन है नाममात्र डी जीडीपी, या रियल जीडीपी गुने 100, वास्तविक जीडीपी, या नाममात्र जीडीपी, या फिर नाममात्र जीडीपी या रियल जीडीपी, या वास्तविक जीडीपी या नाममात्र जीडीपी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाममात्र जीडीपी बाई रियल जीडीपी गुने 100। जीडीपी अपस्थिति की गणना किस रूप में की जाती है? फिर से ध्यान से देखिए, नाममात्र जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अगला प्रश्न है कृषि कल्याण उपकर केकेसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सभी सेवाओं पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया लेवी या टैक्स है जो कि कृषि के वित्त पोषण में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए 0.5% की दर से सेवा कर के लिए उत्तरदायी है।
आय को भारत के समेकित कोष से बाहर रखा जाएगा और केंद्र सरकार संसद द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद ऐसे निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग करती है, क्योंकि यह आवश्यक समझ सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक कृषि कल्याण उपकर यानी KKC जो है या सभी सेवाओं पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया लेवी या टैक्स है, जो कि कृषि के वित्त पोषण में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए 0.5% की दर से सेवा कर के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, AEPC एप्स का विस्तार करें। खाता सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार सक्षम भुगतान और निपटान, या आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, या फिर कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान समाधान। तो AEPS का विस्तार होता है यानी विस्तृत रूप है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए निम्नलिखित आयु आवश्यक है, यानी कितने वर्ष के बच्चे का बैंक में बचत खाता खोला जा सकता है, उसकी न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। यानी कोई बच्चा अगर 10 साल का है तो उसका बचत खाता खोला जा सकता है बैंक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाते के रूप में पहचाना जा सकता है? डीमैट खाते के रूप में, ठीक है, जिन खातों में शून्य शेष हो सकता है, या ऋण चुकाने की सुविधा के लिए खाते खोले गए, या फिर जिन खातों में कंपनियों के शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार होता है, या निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा बनाए गए खाते। तो डीमैट खाते के रूप में पहचाना जाता है उसे जिन खातों में कंपनियों के शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 12 रुपये के अत्यधिक किफायती प्रीमियम पर आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना है, या यह स्कीम 18 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बचत बैंक खाते के साथ उपलब्धता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, 1 और 2 दोनों। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसके बारे में ये दोनों कथन सही है, यानी इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 12 रुपये के अत्यधिक किफायती प्रीमियम पर आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना है, और दूसरा यह स्कीम 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बचत बैंक खाते के साथ उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, बैंक के लिए ऋण प्रदान करता है। बैंक डैश के लिए ऋण प्रदान करता है, होम के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, शिक्षा के लिए, या ऊपर के सभी के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी के लिए, यानी बैंक जो है वह घर, गाड़ी और शिक्षा तीनों के लिए ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ATM का मतलब क्या है, यानी ATM का हिंदी क्या होता है? तो ऑप्शन है किसी भी समय पैसा, महिंद्रा की ऑटो ट्रक, स्वचालित टेलर मशीन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ATM का फुल फॉर्म होता है, विस्तृत रूप होता है स्वचालित टेलर मशीन, ATM का। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 17,500 2 वर्ष में रुपये 19,250 बनेंगे? यानी यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपसे ब्याज की दर पूछा जा रहा है, तो जिसमें मूलधन दिया हुआ है 17,500, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और मिश्रधन भी दिया हुआ है 19,250 रुपये। तो आपको इसका क्या निकालना है? ब्याज की दर निकालना है। तो इसमें ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अगला प्रश्न है, PMJDY योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति डैश के नेतृत्व में है। किसके नेतृत्व में होती है ये? लीड जिला प्रबंधक, जिला कलेक्टर, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, या जिला पंचायत सचिव। तो आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर, यानी PMJDY योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति जिला कलेक्टर के नेतृत्व में है। अगला प्रश्न है,
पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा को एसबी खातों में अनुमति दी जाएगी। यानी पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा को एसबी खातों में अनुमति दी जाएगी। ऑप्शन है खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन 36 महीनों के लिए ओडी की सुविधा चलाना, 12 महीने के लिए ओडी सुविधा चलाने के रूप में, खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन 24 महीने के लिए ओडी सुविधा चलाना, या जैसा कि खाता धारक पसंद करता है ओडी सुविधा चलाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन 36 महीनों के लिए ओडी की सुविधा चलाना। अगला प्रश्न है माइक्रो एटीएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। माइक्रो एटीएम का नाम आपने सुना होगा, उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है माइक्रो एटीएम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम हैंड हेल्ड डिवाइस है। दूसरा, ग्रामीण अर्ध शहरी केंद्रों में एटीएम को व्यवहार्य बनाने के लिए प्रत्येक बैंक स्थान पर कम लागत वाले माइक्रो एटीएम तैनात किए जाएं। तीसरा, यह डिवाइस मोबाइल फोन कनेक्शन पर आधारित नहीं है। और चौथा, यह किसी व्यक्ति को किसी विशेष बैंक मित्र व्यवसाय संवाददाता से संबंध की परवाह किए बिना धनराशि जमा करने पर या निकालने की में सक्षम करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह डिवाइस मोबाइल फोन कनेक्शन पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है नाबार्ड का विस्तार करें। नाबार्ड NABARD ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका विस्तृत रूप आपको बताना है। ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नया बैंक। तीसरा, कृषि और क्षेत्रीय विकास के लिए नेशनल बैंक, या फिर कृषि सहकारी और ग्रामीण विकास के लिए नया बैंक। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बैंक मित्र नहीं हो सकता है। कौन बैंक मित्र नहीं हो सकता है। ऑप्शन है सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, या स्थानीय पंचायत सचिव। तो बैंक मित्र कभी भी स्थानीय पंचायत सचिव नहीं हो सकता। बाकी जो दिए गए हैं ऑप्शन सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, शिक्षक या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, ये बैंक मित्र हो सकते हैं। अगला प्रश्न है एक उपमानक परिसंपत्ति वह है जो कम या अधिक के बराबर अवधि के लिए NPA बनी हुई है। यानी अधिकम या अधिक के बराबर अवधि के लिए NPA बनी हुई है, वह समय बताना है आपको। ऑप्शन है 12 महीने, 6 महीने, 90 दिन या 180 दिन। तो आंसर है 12 महीने यानी 1 वर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पीएमजेडीवाई के तहत ओडी सुविधा की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी रुपये 500 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा, या यह पीएमजेडीवाई के एक खाता धारक के लिए उपलब्ध है, या खाता खोलने के तुरंत बाद उपलब्ध है। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो बैंक अतिरिक्त परिश्रम करेगा और लाभार्थी से घोषणा भी करेगा। यानी कह रहा है कि पीएमजेडीवाई के तहत ओडी सुविधा की प्रमुख विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। अर्थात रुपये 500 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा या पीएमजेडीवाई के एक खाता धारक के लिए उपलब्ध है, और यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो बैंक अतिरिक्त परिश्रम करेगा और लाभार्थी से घोषणा भी करेगा। अगला प्रश्न है डैश से संबंधित किसी भी गतिविधि को करने के उद्देश्य के लिए MUDF ऋण लिया जा सकता है। ऑप्शन है विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवाएं, या व्यक्तिगत ऋण, शेयरों, प्राथमिक या माध्यम बाजार में वस्तुओं में निवेश, या फिर ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विनिर्माण, किसी चीज का निर्माण करना हो, प्रसंस्करण, व्यापार या सुविधाएं, इनसे संबंधित किसी भी गतिविधि को करने के उद्देश्य से MUDP ऋण लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है खाता जमा खाते की अपेक्षा निवेश में जोखिम कम है, सत्य है या असत्य है। तो यहाँ निवेश में जोखिम कम है ये कहा गया है, तो यहाँ ये असत्य होगा क्योंकि निवेश में भी जोखिम होता है। अगला प्रश्न है
₹1 के नोट और सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार की ओर से भारतीय स्टेट बैंक, खुद भारत सरकार या केंद्र सरकार के वित्त मंत्री। तो आपको पता होना चाहिए कि ₹1 के नोट और सिक्के जो हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द मीन्स एडवांसेज यानी MEANS ADVANCES किसको संदर्भित करता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा DRI योजना के तहत अग्रिम, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत अग्रिम की अनुमति या व्यय और राजस्व प्राप्तियों के प्रवाह के बीच के अंतराल को पाटने के लिए बैंकरों द्वारा सरकार को दी गई अस्थायी प्रगति या ऊपर के सभी। तो शब्द जो मीन्स एडवांसेज है ये सभी को संबोधित करता है, यानी जो भी दिए हुए हैं A, B और C ये सभी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS UDAN यानी उड़ान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रियायतें प्रदान करता है। दूसरा कथन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI कार्यान्वयन एजेंसी है। परिचालन को सब्सिडी देने के लिए यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड RCF बनाया जाएगा। चौथा कथन है, विजिबिलिटी ग्रांट फंडिंग यानी BGF RCF से चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाएगा। तो आंसर है सभी सही हैं, यानी जो भी कथन दिए हुए हैं ये सब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के बारे में सभी ये कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, PMJDY खाते में 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? किस चीज के लिए उपलब्ध है? पहला है, खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद, या प्रति परिवार एक खाता, या फिर 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के ग्राहक, या ऊपर के सभी। तो आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी PMJDY खाते में 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा सबके लिए उपलब्ध है, यानी खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद, प्रति परिवार एक खाता, और 18 से 60 वर्ष आयु के वर्ग के ग्राहक सभी के लिए। अगला प्रश्न है, पहली बार खोले गए खातों के लिए 30,000 का PMJDY LIC बीमा उपलब्ध है। कब से उपलब्ध है ये, यानी समय बताना है। 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी, यानी 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार खोले गए खातों के लिए 30,000 रुपये का PMJDY LIC बीमा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना APY क्या है? अटल पेंशन योजना क्या है? ऑप्शन है, असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, श्रमिकों को उनके सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निश्चित पेंशन का भुगतान किया जाता है, या उपयुक्त सभी, यानी ऊपर के सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी, यानी अटल पेंशन योजना जो है यानी APY जो है ये श्रमिकों को उनके सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है, असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निश्चित पेंशन का भुगतान भी इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष वित्त से हमारा मतलब निम्नलिखित में से किससे है? प्रत्यक्ष वित्त, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है, व्यक्ति या फर्म सीधे बचतकर्ताओं से उधार लेते हैं, या व्यक्ति या फर्म सीधे बैंकों से उधार लेते हैं, या व्यक्ति सीधे बचत बैंकों में जमा करते हैं, या फर्म सीधे बैंकों में बचत जमा करती है। तो प्रत्यक्ष वित्त का मतलब होता है व्यक्ति या फर्म सीधे बचतकर्ताओं से उधार लेते हैं। अगला प्रश्न है, निफ्ट NEFT, निफ्ट का मतलब क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या फिर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर।
अगला प्रश्न है, डैश द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी किए जाते हैं? ऑप्शन है बैंक को कंपनी, कंपनियों को बैंक, बैंकों को बैंक या कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं के लिए। तो बैंकों को बैंक द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा माइक्रो यूनियन डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी मुद्रा जो है वह माइक्रो यूनियन डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहक आईडी और अन्य पासवर्ड का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में प्रवेश करें। तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी ग्राहक आईडी और अन्य पासवर्ड का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में प्रवेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय परामर्शदाताओं के पास एकल सबसे महत्वपूर्ण कौशल उनकी तकनीकी विशेषज्ञता है। वित्तीय परामर्शदाताओं के पास एकल सबसे महत्वपूर्ण कौशल उनकी तकनीकी विशेषज्ञता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगला प्रश्न है, ऋण उपकरणों को निम्नलिखित में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऋण उपकरणों को किस आधार पर, यानी किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है ऋण परिपक्वता की अवधि पर, ब्याज दर पर, ब्याज के भुगतान के तरीके पर या लिए गए कर्ज की राशि पर। तो ऋण उपकरणों को ऋण परिपक्वता अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निफ्ट एनईएफटी भारत का सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। तो ये बिल्कुल सही है, निफ्ट जो है वो भारत का सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार का बुलबुला किसको जन्म दे सकता है? शेयर बाजार का बुलबुला किसको जन्म दे सकता है? ऑप्शन है संसाधनों का एक अक्षम आवंटन या स्टॉक मार्केट क्रैश या फिर शेयर बाजार से अस्थिर रिटर्न के पैटर्न या सभी दिए गए विकल्प। तो शेयर बाजार का बुलबुला जो है वह स्टॉक मार्केट क्रैश को जन्म दे सकता है। अगला प्रश्न है, 10,000 रुपये पर 5% कूपन बॉन्ड बेचने पर वर्तमान उपज है, कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन है 5%, 6.25%, 7.50% या 8.00%। तो 10,000 रुपये पर 5% कूपन बॉन्ड बेचने पर वर्तमान उपज जो है वह 6.25% होती है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता की तारीखों के बिना बॉन्ड निम्नलिखित में से कौन है? पहला है शून्य कूपन बॉन्ड, दूसरा प्रतिभूतियों का कूपन, तीसरा कॉन्सल्स या चौथा प्राथमिक बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा कॉन्सल्स, यानी परिपक्वता की तारीखों के बिना बॉन्ड निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा कॉन्सल्स। तो गाइज, इन 50 प्रश्नों के बाद अब लग रहा है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं, कल 50 प्रश्न और बताए जाएंगे। मतलब समझिए कि इसी वीडियो का ही सेकंड पार्ट कल फिर से मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।